सभी मित्रों को सादर नमस्कार। मित्रों, स्वागत है आपका आपके चैनल पर। मैं संजीव कुमार कोहली आज आपके सामने यूटेट उत्तराखंड अध्यापक पात्रता परीक्षा के प्रथम भाषा हिंदी के प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो कि प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 60 तक फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी के प्रश्न या इंग्लिश के जो भी फर्स्ट लैंग्वेज आपने ली होगी उसके प्रश्न 31 से 60 तक पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम उत्तराखंड यूटेट जो है उत्तराखंड का टेट का एग्जाम है, तो इसके यूटेट सेकंड के हिंदी को हम प्रथम भाषा को लेकर आए हैं। तो यहाँ पर जो मित्रों एक बात आप समझ लीजिए कि हिंदी केवल एक भाषा नहीं बल्कि आपकी परीक्षा में अधिकतम अंक दिलाने वाला विषय है। तो इस वीडियो में हम व्याकरण, अलंकारों, शब्द शक्तियों, गद्यांश पद्यांश से जुड़े प्रश्न, व्याकरणिक नियमों के साथ समझेंगे। यदि आप भी यूटेट में हिंदी में पूरे अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो को समझें कि आपको हिंदी का पेपर कैसे करना है। तो सबसे पहले हमारा पहला जो प्रश्न है 31वां प्रश्न है उसको हम देखते हैं। मित्रों, हमारा प्रश्न है बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना। ये प्रयुक्त पंक्तियां कुछ कविता की हैं। इनमें आपको अलंकार बताना है कि इसमें कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, जब बिना कारण के ही कार्य का होना पाया जाए वहां अलंकार होता है विभावना अलंकार। जब बिना कारण के कार्य का होना, देखिए यहाँ पे बताया है बिनु पद चले, बिना पैर के चलना बताया गया है, और सुने बिनु काना, और बिना कान के सुनना दर्शाया गया है। जब बिना कारण के कोई कार्य होता है तो वहां पे विभावना अलंकार होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि उसने खाना खा लिया होगा। ये पता नहीं चल रहा कि खाना खा लिया कि नहीं खाया, होगा, खा लिया होगा। तो जब क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य के होने में संदेह हो तो वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। तो इसका उत्तर संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में हुआ है। तो यहाँ पर वाक्य आपके सामने हैं, 4 वाक्य हैं, उनमें आपको देख करके ये पता लगाना है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दूसरे वाला, बापू ने सदैव सत्य और अहिंसा का पालन किया। देखिए यहाँ पे बापू एक मूलतः जातिवाचक शब्द पिता या बुजुर्ग है, लेकिन यहाँ यह एक विशेष रूप से महात्मा गांधी के लिए प्रयुक्त होकर ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। अगला प्रश्न है कि लेखन एक शारीरिक क्रिया है जिसमें बालकों के हाथों की गतिविधियां करनी पड़ती हैं। तो ये किसका कथन है ये आपको बताना है। तो ये मॉन्टेसरी का है, महात्मा गांधी का है, फ्रोबेल का है या सुकरात का है। तो इसका सही उत्तर है मॉन्टेसरी का है। डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी ने बालकों के लेखन शिक्षण में ज्ञानेंद्रियों और हाथों की शारीरिक गतिविधियों, मांसपेशियों के संचालन पर बल दिया था। तो इसलिए ये वाला इसका आंसर सही हो। आगे प्रश्न है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा पर बुनियादी स्तर हेतु बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु कौन सा अभियान चलाया गया है। तो ये अभियान है बच्चों निपुण भारत अभियान, क्योंकि एनईपी 2020 के तहत मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ की नोक ऊपरी दांतों पर स्पर्श करती है उन्हें दंत व्यंजन कहते हैं। याद रखिएगा, दंत व्यंजन उनको कहते हैं। दांत पर जीभ लग रही है तो आपका दंत व्यंजन हुआ। दंत व्यंजन कौन से होते हैं? त, थ, द, ध, न। तो ये जो वर्ण है ये त, थ, द, ध, न, ये दंत व्यंजन हुए। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से शब्द अलंकार नहीं है। नहीं है ये आपको बताना है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यमक अलंकार, सलेश अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार ये आपके शब्द अलंकार हैं। ये आपके शब्द अलंकार हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा नहीं है। नहीं है तो नहीं है कौन सा, जो एक बचा, यानी कि सी वाला अतिशयोक्ति अलंकार शब्द अलंकार नहीं है, यह अर्थ अलंकार है। अगला प्रश्न है मित्रों कि कारगिल में पाक सैनिकों की घुसपैठ से भारतीय सैनिक चौकन्ने हो गए। तो वाक्य में जो चौकन्ने हो गए शब्द का जो अर्थ किस शब्द शक्ति के में प्रकट होगा। तो ये आपका लक्षणा जो शब्द शक्ति है, ये वाला ए वाला इसका सही होगा। लक्षणा क्यों होगा? क्योंकि चौकन्ने होना मुहावरेदार प्रयोग है और जिसका अर्थ वाच्यार्थ न छोड़कर लक्ष्यार्थ यानी कि सजग होना, सावधान होना ग्रहण करने के कारण इसमें लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि किसी भाषा या बोली को मानक भाषा बनने की प्रक्रिया के चरणों का
सही क्रम निम्नलिखित कौन सा होगा। देखिए सबसे पहले तो भाषा का चयन, सब मानक भाषा हेतु सबसे पहले बोले जाने वाली भाषा का क्या होता है, चयन। तो सबसे पहले चयन, उसके बाद चयन के बाद सामाजिक संस्थानिक स्वीकृति मिलती है। तो सबसे पहले चयन, फिर स्वीकृति, फिर प्रचार, फिर प्रयोग, ये वाला डी वाला इसका आंसर सही होगा। आगे प्रश्न है कि कश्मीरी सेब सिंदूरी लाल होता है, ये एक वाक्य है। इसमें एक शब्द को अंडरलाइन कर दिया है, सिंदूरी को। इस वाक्य में रेखांकित जो शब्द है सिंदूरी, ये क्या है, ये सार्वनायिक विशेषण है, समुदाय बोधक है, परिमाणवाचक है या प्रविशेषण है। तो यहां पर देखिए सेब कैसा है, सिंदूरी लाल, सिंदूरी लाल। तो लाल जो शब्द है वो विशेषण है और सिंदूरी लाल है, तो सिंदूरी जो है प्रविशेषण है, जो क्या बताता है, विशेषण की भी विशेषता बताता है। लाल कौन से वाला लाल है, सिंदूरी लाल, सिंदूर जैसा लाल। तो जो विशेषण की भी विशेषता बताता है उसे कहते हैं हम प्रविशेषण। ये वाला आंसर सही होगा। आगे हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द को चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे प्रतिकूल, ये तत्सम शब्द है, भाषण, आकर्षण। अब इसमें से आपको ढूंढना क्या है, तद्भव शब्द ढूंढना है। तद्भव इसका हो जाएगा कोना, इसका तत्सम रूप होता है कोण, कोण का होता है कोना। तो ये वाला आंसर सही होगा। आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द नहीं है, तो संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, क्रिया विशेषण। तो इसका सही उत्तर मित्रों होगा क्रिया विशेषण, डी वाला होगा। देखिए संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया ये सब विकारी शब्द हैं और क्रिया विशेषण एक अविकारी या अव्यय शब्द है। अगला प्रश्न आता है कि बुनियादी अवस्था में आरंभिक भाषा और साक्षरता के घटकों में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है, आईसीटी का प्रयोग, आईसीटी का प्रयोग इसमें सम्मिलित नहीं है। बुनियादी साक्षरता स्तर पर मौखिक भाषा विकास, डिकोडिंग और धारा प्रवाह पठन मुख्य घटक हैं और इसमें सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी का प्रयोग प्राथमिक रूप से शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है कि प्रारंभिक कक्षाओं में कविता शिक्षण की सबसे प्रभावी विधि कौन सी है। तो ये हो जाएगा गीत और अभिनय। देखिए छोटे बच्चों के लिए गीत और अभिनय विधि कविता शिक्षण के लिए सबसे रोचक और प्रभावी मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के मानकीकरण का सचेष्ट प्रयास निम्नलिखित में से किस पत्रिका के द्वारा में किया गया था। तो ये सरस्वती पत्रिका के द्वारा किया गया था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का 1903 से संपादन किया और इसके माध्यम से खड़ी बोली हिंदी के मानकीकरण और व्याकरणिक शुद्धि में ऐतिहासिक योगदान किया इस पत्रिका के माध्यम से। अब मित्रों इस पेपर में छोटी कविता भी दी रहती है, उस कविता पे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 46 से 49 तक के ये सर्वाधिक उचित उत्तर वाले सही विकल्प आपको कविता से पढ़ करके आपको देनी होंगे। जैसे यहाँ पर कविता है, युद्ध को तुम निषिद्ध कहते हो मगर, तो ये कविता है, इसको आप पढ़ लेंगे। जो भी कविता आप, ये जरूरी नहीं ये वाली आएगी, तो ये कविता आप पढ़ लेंगे जो भी होगी और फिर उसमें प्रश्न संख्या 46 पूछा जाएगा कविता पर आधारित। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है इसमें कि युद्ध कब तक अनिवार्य है। तो युद्ध कब तक अनिवार्य है, जब तक संसार में स्वार्थ है तब तक अनिवार्य है, ये इसका उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है कि परितप्त का क्या अर्थ है। तो परितप्त का अर्थ होता है पीड़ित, संतप्त या दुखी होना। तो यहां पर दुखी शब्द आया है तो ये उत्तर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है कि ब्याज का अर्थ यहां पर क्या है। देखिए ब्याज का अर्थ कई जगह अलग अलग होता है, लेकिन यहाँ पर इस कविता में ब्याज का क्या अर्थ है। तो यहाँ पर है बी वाला, बहाना बनाना। तो ये वाला इसका बहाना या कारण ढूंढना। आगे प्रश्न है कि उपर्युक्त काव्य पंक्तियां दिनकर रचित कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। कुरुक्षेत्र काव्य का मूल विषय क्या है। तो कुरुक्षेत्र का मूल विषय ए वाला है, युद्ध और शांति संबंधित समस्या पर विचार करना। देखिए रामधारी सिंह दिनकर का कुरुक्षेत्र मुख्य रूप से युद्ध और शांति के दर्शन व समस्या पर केंद्रित है। तो ये पहले वाला उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न आता है कि कायिक और सात्विक निम्नलिखित में से किसके भेद हैं। तो मित्रों ये अनुभाव के भेद हैं। तो 4 अनुभाव जो है कायिक, मानसिक, आहार्य, सात्विक। तो रस की निष्पत्ति में मुख्य रूप से ये अनुभाव भेद होते हैं, तो ये अनुभाव में आएगा। अब मित्रों हमारे पास पहले अभी कविता आई थी, अब यहाँ पर एक गद्यांश होगा। तो गद्यांश को ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 51 से 54 तक के 4 प्रश्न आपके कविता पर आधारित थे, 4 प्रश्न आपके गद्यांश पर आधारित होंगे। तो यहाँ पर इस गद्यांश को आपको पढ़ लेना है कि जयशंकर प्रसाद ऐतिहासिक नाटकों की रचना करने वालों में हिंदी के प्रमुख नाटककार माने जाते हैं। जो भी गद्यांश आएगा आपके पेपर में उसको आपको पढ़ लेना है। उस गद्यांश को पढ़ने के बाद उस पर नीचे प्रश्न दिए रहे होंगे,
उनमें 4-4 विकल्प होंगे। उन 4 विकल्पों में से जो सही आंसर होगा उसको आपको छांट करके लिखना होगा, गोला करना होगा। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न है, प्रसाद के नाटकों की विशेषताएं नहीं है। याद रखिएगा, नहीं है पूछा है, प्रसाद के नाटकों की विशेषता नहीं है। तो देखिए, प्रसाद के नाटकों की जो विशेषता है वो सी वाला हो जाएगा, रंगमंचीयता एवं अभिनेता की दृष्टि से सफल। ये सही नहीं है, क्योंकि नाटक सफल नहीं कहा जा सकते जयशंकर प्रसाद जी के रंगमंच और अभिनय की दृष्टि से। तो ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। अब अगले ही प्रश्न में उसी बात को पूछ लिया है कि प्रसाद के नाटक रंगमंच के लिए क्यों उपयुक्त नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भाई? पात्रों की अधिकता के कारण, विशृंखलित कथानक के कारण, क्लिष्ट भाषा के कारण, उपर्युक्त सभी। ये सभी, तो ये डी वाला इसका आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। देखिए, गद्यांश के अनुसार पात्रों की अधिकता, क्लिष्ट भाषा, लंबे कथानक आदि के कारण उनके नाटक मंचन हेतु कठिन है। आगे प्रश्न आता है कि प्रसाद का कौन सा नाटक अभिनय की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। तो वो है ध्रुव स्वामिनी। ध्रुव स्वामिनी जो नाटक है वो आकार में छोटा है और रंगमंच की दृष्टि से सर्वाधिक उपयुक्त और सफल नाटक माना जाता है। आगे प्रश्न आता है कि उपयुक्त जो गद्यांश दिया गया है, उपयुक्त ऊपर जो दिया गया था, उसमें शैली कौन सी है। तो शैली उसमें आलोचनात्मक है, विवेचनात्मक है, विवरणात्मक है, कथोपकथन है। तो बी वाला इसका सही हो जाएगा, विवेचनात्मक शैली उसमें है, क्योंकि गद्यांश में जयशंकर प्रसाद के नाट्य शिल्प और विशेषताओं का तर्कपूर्ण और विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। तो यहाँ पर विवेचनात्मक शैली होगी। आगे हमारा प्रश्न आता है कि काबुल में क्या गधे नहीं होते। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा कि कामचोर सब जगह होते हैं, बेवकूफ सब जगह होते हैं, काबुल में भी मेहनती लोग होते हैं, सरल लोग हर देश में होते हैं। तो इसका जो हो जाएगा कि काबुल में क्या गधे नहीं होते, इसका हो जाएगा बेवकूफ जो हैं सब जगह मिलते हैं, सर्वत्र बेवकूफ मिल जाते हैं। मित्रों, आगे प्रश्न है कि निम्नलिखित में अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प को चुनिए। देखिए, यह सोमवार, प्रतिकार, बुधवार और शुक्रवार। तो कौन सा अशुद्ध है, गलत है मतलब। तो यहाँ पे बुधवार जो है गलत है। इसका जो सही रूप है वो बुधवार है, और जबकि यहाँ पे द के साथ धा भी लगाया गया है, जो कि गलत है। तो ये वाला सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न है हमारा कि कवि पुंगव में कौन सा समास है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा, जो कवि और पुंगव, जो कवि पुंगव जो शब्द है, कवियों में श्रेष्ठ का मतलब है। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास होगा। कौन सा? अधिकरण तत्पुरुष समास होगा, में यहाँ पर का प्रयोग हुआ है। आगे प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित, जिसमें उपसर्ग नहीं है, ऐसा कौन सा है, कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग नहीं है। तो यहाँ पर ऐतिहासिक इसका उत्तर हो जाएगा कि ऐतिहासिक जो शब्द है उसमें उपसर्ग नहीं है। प्रत्यय तो है, एक प्रत्यय यहाँ पे प्रयोग हुआ है, लेकिन उपसर्ग नहीं। उपसर्ग शब्द के प्रारंभ में आता है। जैसे कपूत में का उपसर्ग है, उपदेश में उपसर्ग है, और तद्भव में तत् उपसर्ग है। लेकिन ऐतिहासिक में क्या है, उपसर्ग नहीं है, प्रत्यय है, वो भी अंत में लगता है, एक प्रत्यय। तो हमारा उत्तर कौन सा सही होगा? ए वाला सही होगा। हमारा प्रश्न है कि अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, इस पंक्ति में जो रेखांकित शब्द है अमय, अमीय का अर्थ क्या होता है। तो मित्रों, इसका जो अर्थ होता है अमृत होता है। अमृत, अमय मतलब अमृत। प्रथम भाषा हिंदी का हमारा अंतिम प्रश्न है कि निम्नलिखित में अर्धस्वर कौन सा है। तो अर्धस्वर मित्रों, हिंदी में या और वा को अर्धस्वर बोला जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बी वाला इसका सही होगा, या वाला, ये उत्तर इसका सही हो जाएगा। तो मित्रों, यह था आपका यूटेट सेकंड हिंदी विषय प्रथम भाषा के 30 प्रश्नों का संपूर्ण हल। आशा करता हूं कि व्याकरण के नियम और प्रश्नों की व्याख्या आपको बहुत अच्छे से समझ आई गई होगी। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे आने वाले संस्कृत और अन्य शिक्षण विषयों के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके उज्जवल भविष्य और सफलता की शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। थैंक यू।